स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आरती शर्मा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 10 जो है प्रेमचंद। प्रेमचंद कौन है? प्रेमचंद हमारे हिंदी साहित्य के एक सम्राट उपन्यासकार माने जाते हैं। बच्चों, प्रेमचंद के बारे में जानने से पहले हम इस अध्याय में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे पाठ पर। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। किरानी। किरानी का मतलब होता है जो लिखा पढ़ी का काम करते हैं ना, उनको कहते हैं मुंशी। जो पहले के आज के ज़माने में तो हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हम कंप्यूटर में अपना सारा जो भी हमारा जब डाटा होता है, जो भी हमारी जितना भी हमारा रखना होता है, हमें हिसाब किताब, वो सब हम उसमें एक फोल्डर बना के रख लेते हैं। बहुत आसान हो गया है ये सब। लेकिन पहले एक लाल रंग की बही खाता बुक हुआ करती थी जिसमें सारा प्रतिदिन का हिसाब किताब लिखा जाता था कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, और उन सब का हिसाब रखने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था जिसे मुंशी कहते थे। तो यहाँ पर किरानी मुंशी का जो अर्थ है वो यही है, हिसाब किताब लिखने वाला। दूसरा है बिछोह। बिछोह का अर्थ होता है वियोग, यानी जब हमसे हमारी किसी बहुत ही प्यारी चीज का वियोग हो जाता है, यानी वो चीज हमसे दूर हो जाती है, तो उसको कहते हैं बिछोह। रूह है आत्मा। इसका तो आप सभी को पता होगा कि हमारा ये जो शरीर है ये नश्वर है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है उसी वो जो है वो अजर और अमर है। अमराई। अमराई होता है आम का बाग। आम का बाग। मदरसा। मदरसा जो है वो जो ये उर्दू पढ़ने वाले जो विद्यालय होते हैं उनको भी बोला जाता है। ये उर्दू शब्द है मदरसा। इसका मतलब भी स्कूल या विद्यालय होता है, जहाँ शिक्षा दी जाती है उसको मदरसा बोलते हैं। ये उर्दू शब्द है। मध्यम का मतलब होता है धीमा। फिर है विवशता। विवशता का मतलब होता है मजबूरी, कि कोई काम जो है वो हमारी इच्छा ना होने के बाद भी हम उसे बेमन से करते हैं, तो वो हमारी विवशता यानी मजबूरी। चस्का। चस्का का मतलब है शौक लगना। जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी अगर मोबाइल हाथ में पड़ जाए तो उनको अगर एक बार कोई गेम लगा के दे दिया और उनको अगर वो गेम खेलना आ गया तो फिर उनको क्या पड़ता है, उस गेम को बार बार खेलने का चस्का लग जाता है। तो चस्का का मतलब होना है कि कोई नया शौक लग जाना, नए किसी चीज़ की आदत पड़ जाना और उसको बार बार करने का मन करना, तो वो कहलाता है चस्का। फिर है सहज। सहज का मतलब होता है सरल, यानी कोई काम है उसको हम बड़ी ही सरलता से पूरा कर लेते हैं, तो वो होता है सहज। अब आगे बढ़ते हैं। दरमियान। दरमियान का मतलब होता है किसी दो चीज के बीच वाला हिस्सा, तो इसलिए इसका अर्थ होगा बीच। फिर है मुस्तैदी। मुस्तैदी का मतलब होता है शरीर से चुस्त रहना, यानी कोई बीमारी ना हो, हष्ट-पुष्ट व्यक्ति यानी चुस्त। फिर है आतुरता। आतुरता का मतलब होता है किसी चीज के लिए व्याकुल होना, बेचैन हो जाना। जब वो चीज आपके पास ना हो या आपके मन की कोई चीज ना हो रही हो तो व्यक्ति जो है वो आतुर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो इसमें आएगा व्याकुलता। फिर नेक्स्ट है आगाह। आगाह से मतलब क्या है? आगाह का मतलब होता है किसी चीज के लिए पहले से ही जानकारी देना, यानी आगाह करना, पहले से ही उस चीज के लिए आपको बताना कि मैं आपको इस बात के लिए आगाह कर रहा हूँ। तो एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं सावधान करना या चेतावनी देना, यानी जो काम हुआ नहीं है लेकिन उसकी संभावना है कि वो हो सकता है, तो इसलिए हम उसको सावधान करते हैं। फिर है कतार। कतार का मतलब होता है पंक्ति। पंक्ति या हम इसको लाइन भी बोल सकते हैं। लाइन, जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपको लाइन में लग के, जैसे सिनेमा हॉल जाएंगे तो उसकी टिकट्स के लिए लाइन में लगना होता है, तो उसको कहते हैं कतार। तसल्ली। तसल्ली का मतलब क्या है? जब हमें किसी चीज़ को पाकर तसल्ली हो जाती है, संतोष प्राप्त होता है, या हमें उसको संतुष्टि, हमारे मन को संतुष्टि प्राप्त होती है, तो
इसका अर्थ है संतोष। फिर है पटाकर। पटाकर का मतलब है चुकाकर, यानी पहले के ज़माने में अगर कोई व्यक्ति किसी व्यापारी से धन जो है वो उधार लेता था तो गाँव के जो लोग हैं वो ज़्यादातर अपने कर्जे को चुकाने को बोलते थे कि हम अपना कर्जा पटाकर आगे का काम शुरू करेंगे। तो पटाना मतलब चुकाकर। अब ललक। ललक का क्या मतलब होता है? ललक है जो हमारे मन में किसी नई इच्छा का जागृत होना कि मैं ये करना चाहता हूँ, या फिर मैं जो पुरानी चीज़ थी उससे मन हट गया और कोई नई चीज़ सामने आ गई वो आप करना चाहते हो, तो वो होती है ललक अर्थात इच्छा। फिर है देहावसान। देहावसान का मतलब है मृत्यु। जब हमारी देह से हमारे प्राण निकल जाते हैं तो जो शरीर है वो मृत हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाना, देह से प्राण निकल जाना। तो बच्चों ये थे हमारे कठिन शब्द। अब हम चर्चा करते हैं पाठ के संबंध में। तो बच्चों यह जो पाठ है, ये प्रस्तुत पाठ जो है वो महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में है और उनका जीवन परिचय दिया गया है। जीवन परिचय का मतलब होता है कि उनकी बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक की बात को इस पाठ में दर्शाया गया है कि जब से वो पैदा हुए उसके बाद उन्होंने किस उम्र में क्या क्या किया, वो सारा जीवन परिचय कहलाता है। तो इसमें उनके बचपन की जो शरारतें हैं, जो उनकी बात बात पे लड़ना झगड़ना, ये सारी चीज़ें जो हर बच्चे में होती हैं, ये सारी स्वाभाविक चीज़ें होती हैं। लेकिन वो जो अवस्था होती है, जो हमारी बचपन की अवस्था होती है, उसमें हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे के प्रति ना तो हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना रहती है और ना ही कोई हम बंधन में बंधे रहते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी से झगड़ चुके हैं तो अब हम उससे बात ही नहीं करेंगे, वो चीज़ नहीं आती है। बच्चों में आपने अक्सर देखा होगा कि अगर बच्चे थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे तो थोड़ी देर बाद वही आपस में प्रेम से खेलते हुए नजर आते हैं। तो ये सब देखने में हमें एक अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। तो आपकी अभ्यास पुस्तक में प्रेमचंद का जो चित्र दिया गया है, उस चित्र को देखने से उसका जो पूरा विवरण है वो दिया गया है कि अगर आप प्रेमचंद की कोई भी फोटो उठाकर देखें तो उनकी फोटो में साफ पता चलता है कि उनका रंग गोरा था, घनी उनकी काली भुएं हैं, नाक है वो उनकी नुकीली है, बड़ी बड़ी आंखें हैं और बहुत घनी घनी मूछें हैं, और उनका जो चेहरा है वो इतना मुस्कान से भरा हुआ युक्त है, ऐसा लगता है मानो अभी वो फोटो में से जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगेंगे। तो इस तरीके से उनका जो पूरा फेस है, उनकी जो पिक्चर है उसको बताया गया है। अब शुरुआत करते हैं उनके जीवन परिचय से। तो सबसे पहले आता है जन्म। तो प्रेमचंद का जो जन्म है वो वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर लम्हरी नाम के एक गांव में 31 जुलाई शनिवार 1880 में हुआ था। ये याद रखने वाली बात है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर लम्हरी नाम का एक छोटा सा गांव है, उस गांव में 31 जुलाई सन 1880 में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। माँ बाप ने इनका नाम रखा था धनपत राय, लेकिन जो इनके चाचा थे वो इन्हें प्यार से नवाब कहकर पुकारते थे। पिता जो थे उनका नाम अजायब राय था। अजायब राय जो थे वो डाक खाने में किरानी थे। तो अभी हमने जिस कठिन शब्द का अर्थ जाना था किरानी अथवा अर्थात मुंशी, तो जो इनके पिता थे वो डाक खाने में, डाक खाना मतलब आप सब समझते होंगे, डाक खाना जहाँ पर पहले पत्र आते हैं जाते हैं, छटनी होती है और फिर दूसरे शहरों में पत्र जाते हैं, तो उसको बोलते हैं आप डाक खाना। वहाँ पर इनके जो पिता थे वो मुंशी थे, किरानी थे, वहाँ पर यह काम करते थे। और इनकी जो माता थी आनंदी, जिनकी माता का नाम था आनंदी, वो अक्सर ज़्यादातर बीमार रहती थी, तो इसलिए उनके जो पिता थे उनको माता की दवा दारू से ही कभी फुर्सत नहीं मिलती थी। तो जब धनपत राय जो 7 वर्ष के थे तभी उसी समय उनकी माँ चल बसी, यानी जो माँ का जो वियोग था उसकी वजह से जो धनपत राय, यानी जो मुंशी प्रेमचंद का जो बचपन का नाम है धनपत राय, तो वो कहते हैं कि उनका जो बचपन का सारा रस था वो उस दुर्घटना ने सोख लिया। और कुछ वर्ष बाद उनके जो पिता हैं अजायब राय, उन्होंने दूसरी शादी की। तो पहले माँ के मरने के बाद जो प्रेम की कमी उनके जीवन में पहले से ही थी, अब जो दूसरी माँ आई थी सौतेली माँ, उनके जो कटाक्ष होते थे, यानी जो माँ थी उनमें उनको धनपत राय में सिर्फ बुराइयाँ ही बुराइयाँ नजर आती थी। वो हमेशा
उनको कुछ ना कुछ डांटती ही रहती थी। तो कदाचित जो प्रेमचंद ने अपना जो उपन्यास लिखा है कर्मभूमि, उसमें उनका एक पात्र है चंद्रकांत। तो अगर आप उस उपन्यास को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो चंद्रकांत जो पात्र उन्होंने बनाया है और उसका जो उन्होंने पूरा जीवन उसमें विश्लेषण किया है, उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो प्रेमचंद ने चंद्रकांत के माध्यम से अपने ही जीवन की घटना को सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जब बचपन होता है तो हर बच्चे को प्यार की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर उस उम्र में ही आपको वो प्यार ना मिले तो जो बच्चा है वो क्या होता है, उसकी जो जड़ें होती है वो मजबूत नहीं हो पाती, यानी वो घबरा जाता है, वो हिल जाता है। माँ का जो प्रेम है वो जड़ में पानी के जैसे होता है, लेकिन जब उनकी माँ का देहांत हुआ तो ऐसा लगा जैसे कि उनकी रूह को, यानी उनकी आत्मा को, जो एक बच्चे की आत्मा होती है, उसको उसकी खुराक ही नहीं मिली, यानी माँ का जो प्यार होता है वो उनको नहीं मिला। वही तो उन्होंने लिखा है कि वही भूख मेरी जिंदगी है। और यही कारण था, इसी कारण उनका मन घर में नहीं लगता था और वो क्या करते थे, अपने घर के आंगन से बाहर जाकर बच्चों के साथ मिलकर जो खेत थे, आम के खेत थे, उसमें जाकर कभी पेड़ पर चढ़ जाते, कभी साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलते थे, कभी मटर की फलियां तोड़कर खाते थे और कभी आम की जो कच्चे आम की जो कैरी होती है उसको चुरा लेते थे। इसी बीच कुछ समय बाद उनके पिता का तबादला मतलब होता है जैसे ट्रांसफ़र, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसफ़र। तो उनके पिता का जो तबादला था वो गोरखपुर शहर में हो गया। अब बच्चे भी साथ में जाएंगे जब माता पिता वहाँ से जा रहे हैं तो जब प्रेमचंद अपने पिता के साथ, यानी धनपत राय जब अपने पिता के साथ वहाँ पर गोरखपुर पहुँचे तो अब उनको मदरसे की बजाय स्कूल जाकर पढ़ना पड़ा। तो उनको वो कहते हैं कि मुझे गांव के मदरसे से अब जो ये स्कूल था ये मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, और इसी वजह से जो धनपत की जो सोच थी पढ़ाई के बारे में, वो पहले जब उनका मन नहीं लगता था, मदरसे उनका जाने का मन नहीं करता था, तो अब स्थिति बिल्कुल बदल गई। अब उनको ये जो स्कूल है, विद्यालय जो था शहर का, वो बहुत अच्छा लगने लगा और वो पढ़ाई में उनका मन लगने लगा। और अब यहीं से उनको किताब चाटने मतलब अगर उन्होंने कोई किताब कहानी की, किस्से की, या कोई भी अगर उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दी है तो उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का चस्का उनको इसी उम्र में और इसी शहर में इसी समय आकर लगा। इस समय उन्होंने हजारों जो है छोटी छोटी कहानियाँ और किस्से और छोटे मोटे जो उपन्यास होते हैं, ज़्यादा नहीं, जो छोटे होते हैं उपन्यास, उनको पढ़ना शुरू कर दिया। और उनका जो साहित्य थे, जो वो पढ़ते थे, वो थे उर्दू के साहित्य। तो हमें लगता है कि इसी उम्र में हमारा जो आज का जो उपन्यासकार है, यानी मुंशी प्रेमचंद, उनका जन्म हो चुका था। यानी जिस समय उनको ये किताबें पढ़ने का शौक़ लगा शहर जाने के बाद, तभी से हमें लगता है कि हमारा जो उपन्यासकार है, आज का विराट उपन्यासकार प्रेमचंद का जो है जन्म हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि रात को डिबरी की, अब पहले के ज़माने में लाइट्स तो नहीं हुआ करती थी, लाइट नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, डिबरी का मतलब ये होता था कि वो किसी भी एक छोटी सी बॉटल होती थी, उसके ढक्कन में छेद करके उसमें रुई की पत्ती डाल दी जाती थी लंबी, और फिर उसको केरोसिन डाल करके उस मिट्टी के तेल की उस बत्ती को जलाया जाता था, और उसी की धीमी धीमी रोशनी में वो क्या करते थे, अपनी उनको साहित्यों को पढ़ने का काम करते थे। और फिर उनको पढ़ने के बाद उनके मन में जो विचार आते थे, उन सारे विचारों को वो पेज पर लिखना शुरू करते थे। तो उसी समय जब उनको लिखने का शौक़ चढ़ा तो वो 10-20 पन्ने तो ऐसे ही लिख करके फाड़ दिया करते थे। उसके बाद उन्हीं दिनों पिता ने उनकी शादी करवा दी। शायद उसमें भी उनकी जो सौतेली माँ थी उसकी राय थी कि इसकी शादी करवा दी जाए, तो उनकी शादी करवा दी गई। लेकिन जिस लड़की से उनका विवाह हुआ वो लड़की उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्यों पसंद नहीं थी? क्योंकि वो उम्र में भी उनसे बड़ी थी। लेकिन पिता ने मानो कि अपने पुत्र के पैरों में शादी की वो बेड़ियां डाल दी और खुद स्वयं उनकी मृत्यु हो गई। अब जो प्रेमचंद है, जो धनपत राय है, उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। क्यों? क्योंकि एक तो गरीबी, ऊपर से पिता की मृत्यु, फिर खर्च में बढ़ोतरी हो गई, फिर असामान्य उनको परिश्रम करना पड़ा, उसके बाद
कुप्पी के सामने बैठकर, यानी वो छोटी सी जो लालटेन टाइप की जो कुप्पी थी उसकी रोशनी में बैठकर रात रात में जागकर पढ़ाई करना। तो जैसे तैसे तो उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की। मैट्रिक यानी 10th, तो मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने आगे चलकर 10-12 वर्ष बाद इंटरमीडिएट पास किया। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट में वो 2 बार फेल हुए थे। इंटरमीडिएट का मतलब 12th क्लास, उसमें वो 2 बार फेल हुए थे। उनको गणित से बहुत डर लगता था, इसलिए उन्होंने फिर आगे उस समय पढ़ाई पर विराम दे दिया जब वो फेल हो गए। और उसके 10-12 साल बाद जब सरकार की तरफ से यह ऑप्शन आया कि आप गणित को छोड़कर किसी और सब्जेक्ट को भी आप चुन सकते हो, तब जाकर उन्होंने उस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। तो हमारे भावी जो सम्राट, उपन्यास के जो सम्राट हुए हैं प्रेमचंद, उनके सामने उनके पास जब वो अपनी 12th की थी, उन्होंने 10-12 साल बाद इंटरमीडिएट जब पास किया था, तो उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। और जब वो गांव के किसी महाजन से या व्यापारी से या बड़े किसी उद्योगपति से जब उधार मांगने जाते थे तो वो भी उनको देने से मना कर देते। लेकिन उनको क्या हुआ, फिर उन्होंने विवशता से, यानी मजबूरी हो गई, अब घर का खर्च भी चलाना उनको ज़रूरी था, तो फिर उन्होंने मजबूरी में आकर उनके पास जो पुरानी पुस्तकों का जो संग्रह था, उस पुस्तकों के संग्रह को लेकर वो पुस्तक विक्रेता के पास जाते हैं और वहाँ जाकर वो अपनी पुस्तकें बेचते हैं। तो उसी समय वहाँ उसी दुकान पर उनकी मुलाकात एक सभ्य पुरुष से होती है, जो कि एक स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। तो उन्होंने उस बच्चे की, मतलब प्रेमचंद की, उन पुस्तकों के प्रति लगन और कुशाग्रता को देखकर उन्हें पहचान लिया और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें अपना सहायक अभियुक्त अध्यापक के रूप में नियुक्त करता हूँ। और दूसरे दिन से ही उन्होंने 10 रुपये मासिक वेतन पर उन्हें अपने विद्यालय में अध्यापक के रूप में क्या किया, नियुक्त कर लिया। 1919 में उन्होंने बीए भी कर लिया। इंटरमीडिएट वो पहले कर चुके थे, फिर 1919 में उन्होंने सहायक अध्यापक होते हुए अपनी पढ़ाई करने के लिए उन्होंने बीए भी पास कर लिया। और बीए जिसमें जिन सब विषयों में उन्होंने किया, वो विषय थे अंग्रेजी, फारसी और इतिहास। वे आगे चलकर एमए भी करना चाहते थे, कानून भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन परीक्षाओं की तरफ से उदासीन हो गए थे, क्योंकि उस समय बच्चों हमारे देश में स्वाधीनता के लिए भी जो जंग थी वो शुरू हो चुकी थी। मतलब लोग जो थे वो आज़ाद होना चाहते थे और अंग्रेज़ों की गुलामी या दास्ता से मुक्त होना चाहते थे। तो उस समय परीक्षाओं की जो तिथि थी वो कभी आगे, कभी पीछे, कभी बहुत दिनों बाद, तो उनका जो सही क्रम था वो बिगड़ चुका था, जिसकी वजह से जो प्रेमचंद थे उनका मन उदासीन हो गया था, क्योंकि कोई भी परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही थी। और जब उनके मन में पढ़ने की उमंग थी, तब उनको गणित ने बाधा पहुंचाई थी। और जब अब गणित की बाधा दूर हो गई तो उनके जीवन का लक्ष्य ही उन्होंने बदल लिया था, यानी उनकी बदल चुकी थी। तो उनकी जो पहली शादी थी, जो उनके मतलब सौतेली माँ यानी चाची और उनके पिता की राय से रचाई गई थी, उस शादी को उन्होंने जैसे तैसे 10-12 साल तक झेला। लेकिन फिर उस जो स्त्री थी उसके साथ रहना उनका बहुत दूभर हो गया था। तो इसलिए उन्होंने अपना आत्मबल और साहस का परिचय देते हुए एक बाल विधवा लड़की शिवरानी देवी के साथ अपना विवाह रचाया। धनपत राय जो थे वो पढ़ाकू तो थे ही, अब उनकी कलम भी चलने लगी थी। मैट्रिक पास करने से ही पहले ही उनका लिखने का जो चस्का था वो उनको लग चुका था। अब पढ़ाई और ट्यूशन के बाद जो भी वक्त बचता था वो सारा उनका किस्सा और कहानियाँ पढ़ने में लग जाता था। और जो किस्से कहानियाँ पढ़कर के जो भी बात उनके दिमाग में असर करती थी, यानी जो उन्हें पसंद आती थी या जो बात उनके दिमाग को लग जाती थी कि ये इस बात में दम है, तो फिर उसी बात में अपने मन के विचारों को मिलाकर वो नए उपन्यास या कहानी किस्सों को कागज़ पर उतारने लगे थे। तो इसी से 1901 और 2 में उनके 1-2 उपन्यास भी निकले, लेकिन उन्होंने जो कहानियाँ हैं वो 1907 में लिखनी शुरू की थी। अंग्रेजी में रविंद्रनाथ की कई रचनाएं उन्होंने पढ़ी थी, अंग्रेजी साहित्य की कई रचनाएं रविंद्रनाथ की उन्होंने पढ़ी थी, और फिर उन्हीं को उन्होंने उर्दू में रूपांतर करके पत्रिकाओं में भी छपवाया था।
जिसमें उनकी पहली कहानी थी संसार का सबसे अनमोल रत्न। उनकी जो पहली कहानी उर्दू में उन्होंने पत्रिका में जो छपी थी उसका नाम था संसार का सबसे अनमोल रत्न, जो कि 1907 में कानपुर से एक मासिक पत्र निकलता था, उसका नाम था जमाना। उस मासिक पत्र जमाना में उनकी पहली कहानी जो है वो प्रकाशित हुई थी। और धीरे धीरे इस तरह से धनपत राय जो थे उनकी कहानियों का प्रकाशन, उनकी रचनाओं का प्रकाशन जो है वो 1903 से और 4 से जमाना मासिक पत्र जो निकलता था उसी में शुरू हो गया। और 1904 के अंत तक अब नवाब राय जमाना के स्थायी और विशिष्ट लेखक भी बन चुके थे। अब उन्होंने क्या हुआ कि 1905 तक आते आते प्रेमचंद ने तिलिस्मी, अय्यारी और कई काल्पनिक कहानियों के चंगुल से छूटकर अब वो राष्ट्रीय और क्रांतिकारी भावनाओं की तरफ प्रवेश कर चुके थे, क्योंकि जमाना जो है उस समय की राष्ट्रीय पत्रिका थी और उसमें जो अंग्रेज़ों की जो गुलामी थी वो उनकी आंखों में भी खटकती थी। और विदेशी शासन के जंजीरों से जो छुटकारा पाना चाहते थे उनके, और जो देश के प्रति गद्दार थे, देशद्रोही थे, उनके प्रति उनकी जो नफरत थी वो खौलती थी। तो शाम को जमाना के दफ्तर में बैठकर जो देशभक्त के जो लोग थे, जो देश के बारे में अच्छा सोचते थे, उनका एक मीटिंग होती थी रोज। वो वहाँ बैठकर जमाना के दफ्तर में आकर के बैठ कर के बातें करते थे। तो वहीं से जो प्रेमचंद है उनकी भी राष्ट्रीयता की उनको ललक लगी, इसी अड्डे पर उनको राष्ट्रीयता के प्रति ललक लगी। यानी एक साधारण कथाकार वहीं से युग दृष्टा साहित्यकार के रूप में ढलने लगा। यानी उनकी जो सोच थी, जो केवल किस्से, कहानियों और काल्पनिक भावनाओं को लेकर रची गई रचनाओं पर आधारित थी, अब वो राष्ट्रीय भावना में ढलने लगी थी। और उन्होंने अपनी मासिक पत्रिकाओं में सीधे और संक्षेप में कहना और लिखना प्रेमचंद ने यहीं से सीखा था। नई पत्नी के साथ रहते रहते अब लिखाई का सिलसिला भी उनका जम गया था। 1905 से लेकर 1920 के दरमियान प्रेमचंद ने बहुत कुछ लिखा। कुछ छोटे उपन्यास लिखे, कुछ बड़े उपन्यास लिखे, सैकड़ों कहानियाँ लिखी, पत्र पत्रिकाओं में निबंध लिखे, आलोचनाएं भी लिखी। मास्टरी के दिनों में भी लिखते रहे। जब उनको सहायक अध्यापक नियुक्त किया गया था तब भी वो लिखते रहे थे। उस समय वो स्कूल के सब डिप्टी इंस्पेक्टर भी थे। अक्सर दौरे पर उनका रहना होता था, फिर भी कुछ ना कुछ वो नया लिखना पसंद करते थे। जब भी उनको टाइम मिलता था तो वो लिखने बैठ जाते थे। और ज़्यादातर 1920 के बाद उन्होंने उर्दू में लिखना कम कर दिया और अब वो जो साहित्य लिखते थे वो उर्दू में ही लिखते थे। तो उनकी प्रतिभा के कारण ही लखनऊ में माधुरी नाम के एक संपादक में प्रतिभा और योग्यता की झलक हिंदी सागर को मिलने लगी। यानी उनके द्वारा लिखे गए हिंदी के उपन्यास के कारण, जो कि लखनऊ से निकलने वाली माधुरी मासिक पत्रिका में छपने लगे थे, तो उसकी वजह से हिंदी सागर को भी नई झलक मिलने लगी। फिर जमाना जो था, जिसमें वो पहली उनकी कहानी प्रकाशित हुई थी, उसी में वो अपनी उर्दू रचनाएं भी लगातार भेजते रहते थे और वो छपती रहती थी। और 1930 में प्रेमचंद की कहानियों का एक संकलन जब्त हुआ था, जो समर यात्रा, जिसका नाम था समर यात्रा। और इसको प्रकाशित होते ही अंग्रेजों ने इस पर आपत्तिजनक घोषित करके उस पर बैन लगा दिया था, यानी उसे बंद कर दिया था। और जितनी भी प्रतियां जो उसमें थी प्रेस में जाकर, वो उन्होंने सारी जब्त कर ली थी। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने उनकी उस पर क्या कर दिया था, उसको आपत्तिजनक घोषित करके पुस्तक को उस पर बैन लगा दिया था। अब वे इस बात से दुखी होकर, जो प्रेमचंद थे, वो अपना मासिक निजी पत्र निकालना चाहते थे और पत्र पत्रिकाओं को संपादित करने की दीक्षा दरअसल प्रेमचंद को कानपुर में ही मिली थी। वो ये जान गए थे कि पत्र पत्रिकाओं को किस प्रकार संपादित किया जाता है। इसीलिए 1905 से ही जमाना और आज़ाद की कॉलम में उनकी कलम के लिए खेल का मैदान बन चुके थे। यानी वो इतना लिखना सीख गए थे पत्रिकाओं के लिए कि अब उनकी जो कलम थी उसको वो सब खेल का मैदान नजर आता था। सन 1921 और 22 में काशी से निकलने वाली मासिक पत्रिका जो थी मर्यादा, इसका संपादन भी उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ किया।
और अब तक जो थे वो एक मंझे हुए यानी सोचे समझे और कुशल जो पत्रकार होते हैं उनके समान वो बन चुके थे। और इसीलिए 1930 में हंस निकला और 1932 में जागर। तो एक तरह से ईमानदारी और अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह निभाते हुए उन्होंने अपनी तकलीफ़ों को झेल कर दूसरों को सुख पहुंचाने वाली लगन से और सौ बंधनों में जकड़ी हुई भारत माता की स्वाधीनता के लिए आतुरता आतुरता और जो भीतरी जो लोगों के बीच में कोई भी जो उनकी भावना थी उन बुराइयों की तरफ से लोगों को आगाह करने का संकल्प लिया। इस तरह के शोषण का विरोध अपनी इन खूबियों से प्रेमचंद खूब लोकप्रिय होते। और प्रेमचंद का जो स्वभाव था बहुत विनम्र था, उनमें स्वाभिमान फूट कर भरा हुआ था। उन्होंने कुर्ता और धोती पहनना शुरू कर दिया था और अब वो गांधी टोपी भी पहना करते थे। तो बच्चों, आज हमने जो चर्चा की है उसको हम आज यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम उनके जीवन परिचय में आगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।